ओके, सो लास्ट क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था। लास्ट क्लास तक वर्क एनर्जी थ्योरम हम डिस्कस कर चुके थे। काइनेटिक एनर्जी और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हमने कंप्लीट कर लिए थे। नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी। बट पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट करने से पहले जरा देखो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में क्या डिफरेंस है। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव, यहीं से पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। सो देखिए, कंजर्वेटिव फोर्सेस, आप उन फोर्सेस को कहते हो जो फोर्सेस, जिन फोर्सेस में वर्क डन पाथ से इंडिपेंडेंट होगा। ये फोर्सेस इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी आप सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए लिख सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए पॉसिबल ही नहीं। तो ये सारी कहानी शुरू होती है विद द कंजर्वेटिव फोर्स। पूरा पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, सब कंजर्वेटिव फोर्स का खेल है। Conservative force means forces in which work done is independent of path. Forces in which work done is path independent. वो फोर्सेस जिसमें वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा उसे आप कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस के कोरस्पॉन्डिंग थर्मोडायनामिक्स में एक टर्म आती है, स्टेट फंक्शन कहते हैं। वो थर्मोडायनामिकल पैरामीटर्स जो पाथ पर डिपेंड नहीं करते उन्हें आप स्टेट फंक्शंस कहते हैं। तो फोर्सेस इन विच वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट आर कंजर्वेटिव। पाथ इंडिपेंडेंट मींस, मान लीजिए आप किसी बॉडी को ए से बी तक लेकर जा रहे हैं। ए से बी तक बॉडी को ले जाने के लिए कोई फोर्स चाहिए, एक फोर्स एफ है, और वो फोर्स कंजर्वेटिव है। मान लीजिए वो ग्रेविटेशनल फोर्स है या इलेक्ट्रिक फोर्स है। वो फोर्स बॉडी को ए से बी तक लेकर जाती है, इस पाथ के थ्रू ले गई। दिस इज पाथ वन। फिर वो ए से बी तक सेकेंड पाथ से ले जाती है, पाथ टू। थर्ड पाथ से लेकर जाती है, पार्ट थ्री। अगर ये फोर्स कंजर्वेटिव है तो वर्क डन हर पाथ में सेम होगा। मींस W1 is W2 is equal to W3। कुछ लोग कहते हैं बड़ा कॉमन है, होना ही चाहिए क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो सेम होगा। ये इसलिए नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट सेम है। ऐसा हो सकता है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इसी केस में एक्ट करे, डिस्प्लेसमेंट तो हर केस में सेम होगा, वर्क डन अलग हो जाएगा। फ्रिक्शन में अगर आप इन तीनों पाथ में वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से तीनों पाथ में वर्क डन अलग आएगा। तो ये इसलिए नहीं हो रहा कि डिस्प्लेसमेंट ए और बी के बीच में सेम आ रहा है। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि फोर्सेस आपकी कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। वर्क डन आप ऐसे कैलकुलेट करते हो, वर्क डन इज इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी एक्स, x1 से लेकर x2 तक, और y एक्सिस के लॉन्ग लेकर जा रहे हो तो y1 से y2 तक, z1 से z2 तक। ये जो वर्क डन है ये तीनों पाथ में सेम आता है। अगर ऐसा हुआ तो फोर्स कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव फोर्स को डिफाइन करने के तीन तरीके होते हैं। एक ये मेथड है कि वर्क डन पाथ से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। कुछ एग्जांपल्स देखिए कंजर्वेटिव फोर्स के। ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव, अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स लेंगे इट्स कंजर्वेटिव। इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव, जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ी थी। इनफैक्ट जहां भी आपने पोटेंशियल पढ़ा है ना, पोटेंशियल के कोरस्पॉन्डिंग जो फोर्स रही होगी वो कंजर्वेटिव रही होगी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपने पढ़ा होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव है। हम स्प्रिंग फोर्स पढ़ते हैं विच इज ऑल्सो कंजर्वेटिव। इलास्टिक फोर्स होती है, ये भी कंजर्वेटिव। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं जिससे आपको अंदाजा लगेगा वर्क डन सेम होने का क्या मतलब है। भाई मैंने एक बॉडी ली मास एम की, इसे ग्राउंड से उठाकर एच हाइट तक लेकर जा रहे हैं, यहां तक ले जाते हैं एच हाइट तक। भाई नीचे वेट एक्ट कर रहा होगा एम जी। एच हाइट तक, ऊपर तक ले जाने में कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। दैट वर्क डन इज माइनस ऑफ एम जी। बॉडी को एच हाइट तक ले जाने में जो वर्क डन करना होगा दैट वर्क डन इज माइनस ऑफ एम जी। इतना वर्क डन किया। अब इस बॉडी को एच हाइट तक आप स्ट्रेट ले जाएं या बॉडी को एच हाइट तक इंक्लाइन प्लेन के थ्रू ले जाएं।
एच हाइट तक लेकर जा रहे हैं ना, अब यहां से उठाकर यहां तक, वर्क डन अब भी जो होगा वो माइनस ऑफ mgh होगा। ये आप स्टेप्स बना दो, ऐसे करके स्टेप्स बना दो। आप लेकर बॉडी को अब भी एच हाइट तक जा रहे हैं, यहां से लेकर आप यहां तक ले जा रहे हैं, वर्क डन अब भी सेम आएगा। तो वर्क डन सेम होने का ये मतलब है आप पाथ चेंज करते चले जाएं, अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है और फोर्स कंजर्वेटिव है तो वर्क डन सेम रहेगा। फ्रिक्शन के केस में सेम नहीं रहेगा, जब आप फ्रिक्शन में ये कैलकुलेशन करोगे तो वर्क डन चेंज हो जाता है। तो एक ये डेफिनेशन है, फर्स्ट डेफिनेशन, कि जो वर्क डन है दैट वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट, वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता। दूसरी डेफिनेशन कि अगर आप क्लोज पाथ में ले जा रहे हैं, वर्क डन इन अ क्लोज पाथ, अगर आप क्लोज पाथ ले रहे हैं तो उस क्लोज पाथ में वर्क डन इज जीरो, कोई वर्क डन नहीं करना होगा। मींस अगर आप बॉडी को ए से बी लेकर जाते हैं और फिर आप बी से ए लेकर आ रहे हैं और मैं कह रहा हूं फोर्स इज कंजर्वेटिव, तो वर्क डन जीरो होगा। इट्स लाइक मैंने एक बॉडी को अपने हाथ पे रखा, एच हाइट पे ले गया और वापस यहीं ले आया, एक मास लिया उसे ऊपर ले गया और वापस यहीं ले आया, वर्क डन इज जीरो। सो आप ऐसे लिखेंगे क्लोज पाथ में जो वर्क डन होगा इट्स इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी एक्स, दिस वर्क डन इज जीरो। ये जो क्लोज साइन है ये बता रहा है आप एक क्लोज पाथ पर इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं, वर्क डन जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं दैट्स ऑन अ क्लोज पाथ, तो वर्क डन इज जीरो। एक थर्ड प्रॉपर्टी और होती है, वो ये कहती है हर कंजर्वेटिव फोर्स को आप एक स्केलर फंक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स कैन बी एक्सप्रेस, अब ये यूजुअली बुक्स में कम होता है लेकिन ये आपको क्वेश्चंस में दिखेगा, कैन बी एक्सप्रेस एज ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन। बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, कोई भी आप स्केलर फंक्शन ले लो उसके ग्रेडियंट की फॉर्म में आप कंजर्वेटिव फोर्स को लिख सकते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि आपकी जो कंजर्वेटिव फोर्स होगी दैट कंजर्वेटिव फोर्स विल बी माइनस ऑफ डी यू ओवर डी आर। ये स्केलर, हर कंजर्वेटिव फोर्स एक स्केलर की ग्रेडियंट की फॉर्म में आती है और इस स्केलर को ही आप पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, इसी को आप कह देते हैं पोटेंशियल एनर्जी। सो कहीं भी अगर एक कंजर्वेटिव फोर्स है तो उस कंजर्वेटिव फोर्स के कोरस्पॉन्डिंग एक स्केलर जरूर होगा, जिस स्केलर के ग्रेडियंट के टर्म्स में आप उस कंजर्वेटिव फोर्स को लिख सकते हैं। जैसे अगर आप कहते हैं आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, आप कहते हो आपके पास एक कंजर्वेटिव फोर्स है जिसे आप कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कोरस्पॉन्डिंग आपके पास एक एनर्जी होगी जिसे आप कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फोर्स है तो कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी भी है। आप कहेंगे आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स है, इसके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह से अगर आपके पास इलास्टिक फोर्स है तो आपके पास एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आएगी। जहां भी कंजर्वेटिव फोर्स से एक एनर्जी होगी एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन दैट कंजर्वेटिव फोर्स एंड एनर्जी, इसी को आप कह देते हैं पोटेंशियल एनर्जी। सो एक मिसकंसेप्शन होता है पोटेंशियल एनर्जी में कुछ लोगों को, अगर मैं पूछूंगा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, कुछ आवाजें आती हैं कि mgh। mgh हमेशा पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, mgh इज वन ऑफ द टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कोई और कंजर्वेटिव फोर्स लूंगा कोई और पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो यहाँ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि आपको कोई भी रैंडम पोटेंशियल एनर्जी दे देता है, जरूरी नहीं कि ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रिक या इलास्टिक हो, कुछ भी रैंडम दे देगा और कहेगा उस पोटेंशियल एनर्जी के कोरस्पॉन्डिंग फोर्स कैलकुलेट करके दिखाओ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं यूजिंग पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन, यूजिंग पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन, मैंने कुछ रैंडम फंक्शन दे दिया आपको, मैंने आपसे कहा u इज k बाय r टू द पावर 4, ऐसा दे दिया। वेंडरवॉल फोर्सेस कुछ ऐसे जाती हैं, u इज k बाय r टू द पावर 4, आपसे कहता हूं फोर्स निकालिए, कैलकुलेट कोरस्पॉन्डिंग टू फोर्स, कोरस्पॉन्डिंग फोर्स। तो यहां से दिमाग में ये नहीं जाना चाहिए कि ये सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, कुछ भी हो सकती है, ग्रेविटेशनल हो सकती है, इलेक्ट्रिक हो सकती है,
स्प्रिंग हो सकती है, कुछ रैंडम हो सकती है जो उसने उठाकर दे दिया। अब वो आपसे कहता है फोर्स बताओ, बता दो उसे फोर्स। फोर्स क्या होगा? माइनस ऑफ डी यू ओवर डी आर। फोर्स क्या होगा? माइनस ऑफ डी ओवर डी आर ऑफ के बाय आर टू द पावर 4। तो माइनस के अलग हो गया। आर टू द पावर -4 को जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, -4 आर टू द पावर -4 -1 कितना आ गया? 4 के बाय आर टू द पावर 5। तो कहीं कोई पोटेंशियल एनर्जी दे दे, उस पोटेंशियल एनर्जी के कोरस्पॉन्डिंग एक कंजर्वेटिव फोर्स जरूर होगी। तो ये तीन तरीके हैं जिससे आप कंजर्वेटिव फोर्स को डिफाइन करते हैं। डेफिनेशन है, डेरिवेशन तो कराई नहीं मैंने किसी भी चीज। इसे लिखिए और मुझे बताइए इसमें अगर कोई परेशानी है। इसे लिखिए आराम से, जब हो जाए तो मुझे बताइएगा, और कोई डाउट्स है तो भी बताते जाइए। इतना हो जाए मुझे बताइए, चेंज करते हैं शीट। इतना हुआ आप लोगों का? चलिए, चलिए ये हो गया। अब इसके बाद देखिए, नेक्स्ट देखिए नॉन कंजर्वेटिव। चलिए इसको भी लिख लीजिए। चलिए ये भी लिख लिया। नेक्स्ट देखिए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। देखिए नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में क्या होगा? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में वर्क डन इज पाथ डिपेंडेंट। आप पाथ चेंज करेंगे, वर्क डन चेंज होता चला जाएगा। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में आपका जो वर्क डन है, इट डिपेंड्स ऑन पाथ। वर्क डन पाथ पर डिपेंड करता है। अलग अलग पाथ के लिए वर्क डन अलग अलग होगा। लाइक आप ए से अगर आप बी तक जा रहे हैं, अलग अलग पाथ के थ्रू जा रहे हैं, अगर फोर्स आपकी नॉन कंजर्वेटिव है तो वर्क डन अलग अलग आएंगे। W1 is not equal to W2 is not equal to W3। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में हर केस में वर्क डन लगाएगा। इसके बाद क्लोज पाथ में वर्क डन जीरो नहीं होता। फ्रॉम क्लोज पाथ मे नॉट बी जीरो। देखो जरूरी नहीं है कि ना हो, जीरो ना हो। ऐसा नहीं है कि नॉन कंजर्वेटिव है तो हमेशा नॉन जीरो आएगा। इट मे बी नॉन जीरो क्लोज पाथ। तो ऐसा हो सकता है कि वर्क डन विच इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। जीरो भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, बट अगर कंजर्वेटिव है तो हमेशा जीरो आएगा। कुछ एग्जांपल्स हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के, लाइक फ्रिक्शन, इट्स नॉन कंजर्वेटिव। विस्कोसिटी इज नॉन कंजर्वेटिव। टेंशन जो स्ट्रिंग में आती है, इट्स नॉन कंजर्वेटिव। ये कुछ एग्जांपल्स हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के। इसको लिख लीजिए, फिर क्वेश्चंस देखते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस पर न्यूमेरिकल्स आप कैसे करोगे।
लिख लिया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है। इस न्यूमेरिकल से तुम्हें जैनब दिख जाएगा। स्प्रिंग में जब तुम वर्क डन लोगी ना तो वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ आएगा। ये जो न्यूमेरिकल मैं करा रहा हूँ इसीलिए करा रहा हूँ कि आपको दिखेगा। ये देखिए, आपको एक पार्टिकल दिया हुआ है जिसे ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 है, ओरिजिन से सी पॉइंट तक लेकर आना है जिसके कोऑर्डिनेट्स 5 5 है। वर्क डन चाहिए ओ ए सी ले जाने में, ओ बी सी ले जाने में, ओ सी ले जाने में, और आपको ये डिसाइड करना है कि फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव। तो देखो यहां पर कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव कैसे डिसाइड करोगे? अगर तुम अलग अलग पाथ से लेकर जा रहे हो, इनिशियल पॉइंट ओ है, फाइनल पॉइंट सी है, इनिशियल और फाइनल सेम है, पाथ चेंज कर दिया, अगर वर्क डन आपका सेम रहता है तीनों पाथ में, दैट मींस फोर्स इज कंजर्वेटिव। लेकिन वर्क डन अगर चेंज हो जाता है तो फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव। और जैनब आप जो पूछ रही ना स्प्रिंग फोर्स में कैसे पता चलता है कि ये कंजर्वेटिव है, तो ऐसे ही पता चलता है स्प्रिंग फोर्स के अंदर कि आप क्या करते हैं स्प्रिंग फोर्स में, इनिशियल से फाइनल ले जाने के लिए वर्क डन कैलकुलेट करते हैं अलग अलग पाथ से। अगर हर पाथ से वर्क डन सेम आ रहा है तो कंजर्वेटिव, नहीं आ रहा तो नॉन कंजर्वेटिव। तो देखिए ऐसे आप सॉल्व कैसे करोगे? पहले मैं लेके चल रहा हूं ओ से ए और ए से सी।
ओ से ए का पार्ट चाहिए, ओ ए सी चाहिए। तो जो वर्क डन होगा ए पार्ट सॉल्व करते हैं। पहले हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे ओ से लेकर ए तक। देखिए ओ से लेकर ए तक कहां जा रहे हैं, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, सो दिस इज एफ डॉट डी एक्स। अगर ओ ए वाई एक्सिस के लॉन्ग होता तो एफ डॉट डी वाई लिखता। अगर ओ ए जेड एक्सिस के लॉन्ग होता तो एफ डॉट डी जेड लिखता। प्लस ए से सी जा रहा है, जब ये ए से सी जा रहा है देन दिस इज एफ डॉट डी वाई। अगर z के लॉन्ग होता तो dz लेते, x के लॉन्ग होता dx लेते, लेकिन ए सी y के लॉन्ग है इसलिए f डॉट dy ले लिया। अब आप फोर्स की वैल्यू रखिए, o से लेकर a जा रहे हैं आप, फोर्स कितनी है, फोर्स इज 2i i कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप डॉट dx। और ये a से c तक इट्स 2i i कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप डॉट डी वाई। अब आप इसका डॉट ले लीजिए, देखिए आई dx का मतलब है dx आई कैप, dy को dy जे कैप लिख सकते हैं भाई, dx तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होता है, तो यहां मैंने आई कैप लिख दिया, और ये y के अलॉन्ग होता है, इसे मैंने जे कैप लिख दिया, दिस इज dy जे कैप। अब आप क्या कर सकते हैं, आई कैप का डॉट आई कैप के साथ लीजिए, y जे कैप का डॉट आप जे कैप के साथ लीजिए, तो ये वर्क डन आ जाएगा इट्स o से लेकर a तक 2i I cap dx I cap. So this is 2i dx प्लस इट्स एक्स स्क्वायर जे कैप, और यहां तो कोई जे कैप वाला है ही नहीं, तो नेक्स्ट टर्म तो जीरो हो जाएगी, प्लस अब जब हम ए से सी करेंगे, देखो जब आप ए से सी से सॉल्व करोगे 2i I कैप dy जे कैप, आई और जे का तो डॉट जीरो होता है, जे कैप और जे कैप वन होता है, ये आएगा एक्स स्क्वायर dy। तो ये वर्क डन आ गया। आप जब ओ से ए लेकर जा रहे हैं, अब देखिए जरा, ओ से ए लेकर जाने में यहां एक्स कोऑर्डिनेट जीरो था, यहां एक्स कोऑर्डिनेट 5 हो गया भाई, ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट तो 5 है, वाई कोऑर्डिनेट कितना है ओ से ए तक, जीरो। तो आप यहां पर ऐसे लिख सकते हो कि आपका एक्स तो जीरो से लेकर 5 तक वेरी कर गया, बट आपका जो y कोऑर्डिनेट है यहां, y कोऑर्डिनेट जीरो रहा, तो अगर मैं यहां जीरो सब्स्टिट्यूट करूंगा जीरो आ जाएगा। अब जब a से c जाते हैं, जब a से c जा रहे हैं, तो देखिए x कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं है, a पर भी x कोऑर्डिनेट 5 था, c पर भी x कोऑर्डिनेट 5 है, x में कोई चेंज नहीं है, y जरूर चेंज हो रहा है, y यहां जीरो था और यहां पहुंचते पहुंचते y 5 हो गया। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि a से लेकर c तक y आपका 0 से 5 तक वेरी कर गया, y 5 तक वेरी कर गया, बट आपका x कांस्टेंट है, x इज 5। जब आप वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, अच्छा एक चीज और है, देखिए फास्ट ट्रैक कोर्स है तो कई चीजें मैं एक बार कराऊंगा, ये बहुत लेंदी न्यूमेरिकल होता है, सेम न्यूमेरिकल इलेक्ट्रोस्टैट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से पहले भी आता है, तो मैं लिख देता हूं, जब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आएगा तो मैं इसे डिस्कस नहीं करूंगा, सेम न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी आएगा, जब मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टार्ट करूंगा तो सेम न्यूमेरिकल आपको पोटेंशियल में भी दिख रहा होगा, तो फिर मैं वहां पर आधा घंटा वेस्ट नहीं करूंगा। तो ये जो वर्क डन आ गया, ये आया 0 से लेकर 5 तक, y की जगह 0 रख दिया एट 0, ये आया y इक्वल टू 0 से लेकर 5 तक, इट्स 5 स्क्वायर dy। तो ये वर्क डन आया 0 प्लस 0 से लेकर 5 तक, इट्स 25 dy। तो ये वर्क डन आया इट्स 25, 0 से लेकर 5 तक, इट्स dy। तो ये वर्क डन आया 25, dy का इंटीग्रल y हो गया, 0 से लेकर 5 चला गया, वर्क डन आया 25, 5 माइनस 0, वर्क डन आया 25 इंटू 5 विच इज 125। तो O से लेकर ए सी तक जाने में
ओ ए सी पाथ से वर्क डन जो करना पड़ रहा है, दैट वर्क डन इज 125। इसमें मुझे डाउट बताइए, किसी को डाउट है इसमें? कोई डाउट नहीं है, चलो गुड। नेक्स्ट देखिए, सारे पार्ट्स एक साथ कर लेते हैं, फिर आप कॉपी करिएगा। ओ ए सी हो गया, अब ओ बी सी, एक काम करो, ओबीसी तुम सॉल्व करके दिखाओ, इसे लिख लीजिए। ओबीसी आप सॉल्व करके दिखाएंगे कितना आ रहा है। ये लिख लो, ये तो बताना मुझे, स्लाइड चेंज करते हैं, फिर आप ओबीसी आप कैलकुलेट करके बताओगे मुझे कि ओबीसी कितना आ रहा है। भाई इतना लिख लीजिए, तो बताइएगा मुझे, स्लाइड चेंज करते हैं। भाई इतना लिखा आपने, स्लाइड चेंज करें। चलिए लिखिए, चलो जिसको भी लिख लो, और मुझे इस सेकंड वाले पार्ट का आंसर बता दो कितना आ रहा है। WOBC का आंसर कितना आ रहा है ये बताओ। अगर ये समझ में आया तो सेकंड वाला आ जाएगा। गलत आ रहा है हर्षित, गलत आ रहा है, ओबीसी का गलत आ रहा है हर्षित। और किसी का आंसर सेकंड पाथ का, ओ से बी और बी से सी। अबे सीधी सीधी चीजें। हाँ मेघना का सही है, मेघना सही कर रही है। जैनब का भी गलत है। वेरी गुड, मदिहा का भी सही आ रहा है। और किसी का कोई आंसर? फौजिया, तौहीद, समीरा, अलमास, अमन, कैस्पल। मदिहा का ठीक है, अलमास का ठीक है, हर्षित का अब ठीक आ रहा है। कैस्पल तुम्हारा कोई आंसर नहीं आया अभी तक। फौजिया, इतनी लेंदी कैलकुलेशन थोड़ी ना है, जो करे मैंने स्टेप्स वही तो रिपीट करना है, थोड़ा सा ही तो चेंज है। जैनब, चलो चलो लो, 2 मिनट चाहिए, लो कोई बात नहीं, करो करो करो, 2 मिनट और करो सो। और और किसी से नहीं होके दे रहा? अच्छा, चलिए भाई मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए,
जब आप सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे ना, आप जाएंगे ओ से बी और बी से सी, दैट मीन्स पहले आप वाई के लॉन्ग जा रहे हैं फिर आप एक्स के लॉन्ग जा रहे हैं। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, ओ से बी और उसके बाद सी में जो बी पार्ट है जिसे आप ओ बी सी कहते हैं, तो बी पार्ट में जो वर्क डन होगा, दैट वर्क डन इज फ्रॉम ओ टू बी, इट्स एफ डॉट डी वाई प्लस बी टू सी which is f dot dx. O to b f dot dy plus b to c f dot dx. O से b जब आप जा रहे हैं ना, तो आपका y चेंज कर रहा है, जीरो से लेकर देखिए y के लॉन्ग जा रहे हो ना आप, y चेंज कर रहा है आपका जीरो से लेकर 5, और x आपका कांस्टेंट रहता है ओ से b में 0। तो आप लिखोगे y जीरो से लेकर 5 जा रहा है और x 0 है। f डॉट डी वाई जब आप लिखेंगे, आपकी फोर्स f कितनी है, आपकी फोर्स f है, it's 2y I cap plus x square j cap. It's 2y I cap plus x square j cap dot dy j cap. अब जब आप b से c जा रहे हैं तो x के अलॉन्ग जा रहे हैं, y कांस्टेंट है 5 पर, x वेरी कर रहा है 0 से लेकर 5 तक, दिस इज 2y I cap प्लस x स्क्वायर j cap डॉट dx I cap, x y कांस्टेंट है 5। सो ये वर्क डन आ गया, y इज फ्रॉम 0 टू 5। तो देखिए आई कैप वाली तो कोई टर्म नहीं है, लेकिन ये जे कैप और जे कैप है, इसे आप लिखोगे एक्स स्क्वायर डी वाई, बट आपको पता है कि एक्स 0 है भाई, जिनसे नहीं हुआ था, समीरा, नबीला, कैस्पल, फौजिया, या ढंग से देखिए, प्लस जब आप यहां लोगे आई कैप और आई कैप 1 हो जाएगा, सो इट्स 2y डी एक्स, एक्स वेरी कर गया आपका 0 से लेकर 5 तक, y आपका यहां भी 5। तो देखिए ये टर्म तो 0 हो जाएगी जैसे ही आप x 0 रखेंगे, सिर्फ यहां कुछ बचेगा। तो ये बच गया आपका, वर्क डन आ गया, वर्क डन इज 0 प्लस 0 टू 5, यहां आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए, y की जगह 5 रख दीजिए, 2 इंटू 5 dx हो जाएगा। तो ये वर्क डन आ गया 0 से 5 10 dx, 10 कांस्टेंट है, अलग ले जाइए, dx का इंटीग्रल x हो जाएगा 0 टू 5। तो वर्क डन आ गया 10 इंटू 5 माइनस 0, वर्क डन आ गया 50 जूल। तो यहां जो वर्क डन है, दैट वर्क डन इज 50 जूल। मदिया का सी पार्ट भी आ गया। चलिए इसे लिख लीजिए और सी पार्ट करके दिखाइए, क्वेश्चन तो आप लोगों ने लिख लिया होगा, ओ सी में चाहिए है ना, इसे लिखिए और सी पार्ट सॉल्व करके बताइए मुझे कितना आ रहा है। वेरी गुड मदिया, सी पार्ट भी सही आ रहा है आपका, गुड। भाई ऐसा मैं एक ही करा पाऊंगा आपको, इलेक्ट्रोस्टैट मैकेनिक्स सब मिलाकर आधा घंटा ले जाता है। इतना लिख लीजिए तो बताइएगा मुझे, फिर मैं स्लाइड चेंज करूंगा। और जो लोग लिख चुके हैं वो सी पार्ट करिए, मुझे बताइए सी पार्ट में क्या आंसर आ रहा है। हर्षित गलत आ रहा है आपका, सी पार्ट गलत है। चलिए लिख लिया आप लोगों ने, स्लाइड चेंज करते हैं। जिन लोगों का हो गया है मुझे सी पार्ट का आंसर बताओ, सी पार्ट कितना आ रहा है, सिर्फ एक मदिया का आंसर आया।
और किसी का आंसर सी पार्ट? अगर नहीं हो रहा ना तुमसे सॉल्व तो बताओ, फिर मैं सॉल्व करता हूं। अल्मास का सही आया। और आंसर्स? यार तुम बड़े स्लो गए हो, सीधी सीधी चीजें नहीं सॉल्व होती। मेघना गलत आ रहा है। बाकी लोग तो ट्राई भी नहीं कर रहे ना, आजम, फौजिया, अमन, जैनब, अब ये लोग तो कोशिश भी नहीं कर रहे। ये कोशिश करते तो कम से कम गलत आंसर्स तो आते। बहरहाल देखिए, ओ से सी जाना है, पार्ट सी। ओ से लेकर आप सी तक का वर्क डन कैलकुलेट। जब आप ओ से सी तक का वर्क डन लोगे ना, ये वाला पाथ ले रहे हैं आप, ऐसे जा रहे हैं, वर्क डन फ्रॉम ओ। तो देखिए, जब आप ओ से सी जाएंगे तो एक्स भी चेंज होगा, वाई भी चेंज होगा, दिख रहा है? जब ऐसे जा रहे हो आप, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों चेंज हो रहे हैं। तो आप ऐसे लिखेंगे, हर्षित गलत आ रहा है। तो आपका जो वर्क डन होगा उसको आप ऐसे लिखेंगे, जीरो ओ से लेकर सी तक, इट्स एफ डॉट, सिर्फ डीएक्स नहीं होगा, डीएक्स और डीवाई दोनों चेंज कर रहे हैं, तो डीएक्स आई कैप प्लस डीवाई चाहिए। तो ओ से लेकर सी तक एफ कितना है आपकी, फोर्स है 2y आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप, 2y आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप डॉट डीएक्स आई कैप प्लस डीवाई जे। सो आपका यहां वर्क डन हो जाएगा, ओ से लेकर सी तक आप सॉल्व कर रहे हो, इट्स 2y dx बाई आई कैप डॉट आई कैप हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप, एक्स स्क्वायर डी वाई बचेगा। अब ये देखो एक्स और वाई कैसे वेरी कर रहे हैं, ओ से लेकर सी तक दोनों चीजें वेरी कर रही हैं। आपका एक्स वेरी कर रहा है 0 से लेकर 5 तक, और आपका y भी वेरी कर रहा है 0 से लेकर 5 तक। x और y दोनों वेरी कर रहे हैं। दिस इज 2y dx x स्क्वायर dy। अब परेशानी ये है कि dx को y को इंटीग्रेट करने के लिए dy होना चाहिए था, x को इंटीग्रेट करने के लिए dx होना चाहिए था। ना ये इंटीग्रेट हो सकता है, ना ये इंटीग्रेट हो सकता है। लेकिन अगर आप ढंग से देखो इस लाइन पर, o से c वाली लाइन पर, x भी 0 y भी 0, एक्स भी 5 वाई भी 5, मीन्स वाई, इस लाइन की इक्वेशन होगी एक्स इज इक्वल टू वाई, दिस द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। तो आप लिख सकते हैं यहाँ लाइन की जो इक्वेशन है वो इक्वेशन है एक्स इज इक्वल टू वाई। तो जब आप ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, इट्स वर्क डन इज एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स इक्वल टू 5, y is from y equal to 0 to y equal to 5। अब मैं y की जगह x रख रहा हूं और x की जगह y रख रहा हूं ताकि इंटीग्रल सॉल्वेबल हो जाए। इस y की जगह मैंने x रख दिया, तो ये आ गया 2x dx। इस x की जगह मैंने y रख दिया,
इट्स वाई स्क्वायर डी वाई। दोबारा सुन लीजिए, y को इंटीग्रेट करने के लिए dy होना चाहिए, x को इंटीग्रेट करने के लिए dx होना चाहिए। इक्वेशन है लाइन की x इज इक्वल टू वाई, तो y की जगह x रख दिया, x की जगह y रख दिया। अब ये सॉल्वेबल है। दो इंटीग्रल बना लीजिए इसे, ऐसे बना दीजिए। एक इंटीग्रल है 0 से लेकर 5, 2x dx। एक इंटीग्रल है 0 से लेकर 5, वाई स्क्वायर डी वाई। इसे सॉल्व कर दीजिए भाई। 2 कांस्टेंट था, बाहर आ गया। x का इंटीग्रल बचा x स्क्वायर बाई 2, लिमिट इज 0 टू 5। y का इंटीग्रल था y क्यूब बाई 3, लिमिट आ गई 0 से 5। तो देखिए वर्क डन में इस 2 ने इस 2 को कैंसिल कर दिया, तो वर्क डन आ गया इट्स 5। x की जगह 5 रख दीजिए, 5 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। 1/3 अलग ले जाइए, 5 क्यूब माइनस 0 क्यूब। तो ये आ गया 25 प्लस 125/3। तो वर्क डन आ गया 200/3। अब देखिए तीनों पाथ में वर्क डन अलग आया। ओ ए बी में अलग आया, ओ बी सी में अलग आया, ओ सी में अलग आया। दैट मीन्स आपकी फोर्स कैसी है? नॉन कंजर्वेटिव। तो जनाब आपका जो क्वेश्चन था कि स्प्रिंग फोर्स कैसे कंजर्वेटिव है, वो आप प्रूव करना चाहती हैं, तो ऐसे ले लीजिए। स्प्रिंग फोर्स आप जानती हैं F इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स होता है। इन्हीं तीनों पाथ के लिए आप वर्क डन कैलकुलेट कर लीजिए। स्प्रिंग फोर्स में तीनों पाथ के लिए वर्क डन सेम आए। इसे लिख लीजिए, फिर हम पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट करेंगे। हर्षित, x इक्वल टू वाई कॉन्सेप्ट यूज क्यों नहीं किया? जरा बताना मुझे। ओ से ए जा रहे हैं हर्षित, है ना? ओ से ए वाले पाथ पर बताओ क्या एक्स और वाई इक्वल है? हाँ जी हर्षित, ओ से ए तक क्या एक्स और वाई इक्वल है? क्या ए से सी तक एक्स और वाई इक्वल है? ना ओ से बी ए इक्वल है, ना बी से सी ए इक्वल है, तो कैसे यूज करता है? सिर्फ इसी पाथ पर इक्वल है, इसीलिए इसी पाथ पर यूज किया। तुमने ध्यान ही नहीं दिया, इसका मतलब पूरे क्वेश्चन में या तो कांस्टेंट हो गया था भाई। जब आप ओ से ए जा रहे थे तो आपका वाई कांस्टेंट था। जरा ढंग से देखिए दोबारा से पूरी कैलकुलेशन। कहीं भी एक्स और डी वाई और डी एक्स वाली टर्म नहीं फंसी थी, क्योंकि हर जगह एक्स या वाई तो जीरो था या कांस्टेंट था। तो ढंग से आप पलट के देखिए पूरी कैलकुलेशन एक बार। क्या दिखता है आपको? एक्स और वाई वेरिएबल हैं या फिर कांस्टेंट्स आ रहे हैं हर पाथ में, ओसी के अलावा? चलिए इसे लिख लीजिए, फिर आते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर कि पोटेंशियल एनर्जी है क्या चीज और उसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। भाई शायद इसी वीक से या नेक्स्ट वीक से आपकी क्लासेस बढ़ जाएंगी। मैं साइमल्टेनियसली 12th का टॉपिक भी स्टार्ट कर दूंगा। तो मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, हर एंट्रेंस में 60-70% यही दो टॉपिक्स होते हैं, दोनों साइमल्टेनियस चलेंगे। इसका मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अच्छा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मींस 12th की फर्स्ट बुक, और मैकेनिक्स 11th की पहली बुक और एसएचएम एंड वेव्स। अगर ये अच्छा है तो फिर फिजिक्स से तो एंट्रेंस क्रैक हो जाता है। 12th का मैं साथ साथ स्टार्ट करूँ कि अब आपको इतनी मैकेनिक्स आ गई है कि इलेक्ट्रोस्टैट में जो चीजें यूज होती हैं वो आप कर लेंगे। चलिए ये भी लिख लिया, इसे लिखिए।
चलिए लिख लिया। नेक्स्ट देखिए, पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट करने से पहले जरा सीखो इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स का क्या मतलब है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स का क्या मतलब है। देखिए, इंटरनल फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जो वो एजेंसीज अप्लाई करती हैं जो सिस्टम का पार्ट है। मीन्स इंटरनल फोर्सेस वो फोर्सेस हैं अप्लाइड बाय कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम। और एक्सटर्नल फोर्स का मतलब है ये वो फोर्सेस हैं जो वो एजेंसीज अप्लाई करेंगी जो सिस्टम से बाहर है। अप्लाइड बाय एजेंसीज आउटसाइड द सिस्टम, आउटसाइड द सिस्टम। अब ये इनसाइड द सिस्टम और आउटसाइड द सिस्टम समझाने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। ये अर्थ की सरफेस है, इस सरफेस पर मैंने एक ब्लॉक रख दिया मास वॉल्यूम का। तो जो मेरा सिस्टम है वो सिस्टम है अर्थ प्लस ब्लॉक। आपका जो सिस्टम है वो सिस्टम अर्थ है और ब्लॉक है। ये एक सिस्टम है आपके पास, अर्थ प्लस ब्लॉक कर एक सिंगल सिस्टम। अब एक बात बताइए, मैं इस ब्लॉक को अगर अब अर्थ ब्लॉक पर और ब्लॉक अर्थ पर जो फोर्स अप्लाई करेगा वो फोर्स इंटरनल होगी। मुझे बताओगे mg कैसी फोर्स है इस केस में, इंटरनल और एक्सटर्नल? भाई अब सब बताना शुरू करो। दो आंसर्स आए मेरे पास जो ठीक है, हर्षित का, मेघना का। बाकी लोग, फोर्स कौन सी है, इंटरनल है कि एक्सटर्नल है? हम्म, एक और आंसर आया, इंटरनल। और फौजिया, इंटरनल फोर्स है, इंटरनल। देखिए, अर्थ अप्लाई कर रहा है वेट, अर्थ अप्लाई कर रहा है बॉडी पर। अर्थ आपके सिस्टम का पार्ट है, अर्थ और ब्लॉक मिलकर आपका सिस्टम बना रहे हैं। तो जो भी सिस्टम के कंपोनेंट्स फोर्स लगाएंगे वो इंटरनल होगी। तो यहां अर्थ वेट का क्या मतलब है, वो फोर्स जो अर्थ बॉडी पर लगाता है उसे वेट कहते हैं ना, तो इज एन इंटरनल। अब एक बात बताइए, इस ब्लॉक को मैं ऊपर ले जाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि ऊपर उठ जाए। अर्थ की फोर्स से तो ऊपर नहीं उठ सकता, मुझे अपने हाथ से मैंने एक फोर्स लगाई और एक ब्लॉक ऊपर चला गया। अब ये बताओ कि जो फोर्स मैं अप्लाई कर रहा हूं ब्लॉक को ऊपर ले जाने के लिए, दैट इज इंटरनल और एक्सटर्नल। ब्लॉक को ऊपर ले जाने के लिए मैं हाथ से जो फोर्स अप्लाई कर रहा हूं दैट इज एन एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि मेरा हाथ सिस्टम का पार्ट नहीं है। सिस्टम तो अर्थ प्लस ब्लॉक था, तो ये फोर्स इंटरनल थी, मेरा हाथ बाहर का था, दिस इज एक्सटर्नल फोर्स। अब अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि अब सिस्टम मैंने चेंज कर दिया, अर्थ, अब अगर मैंने आपसे कहा अर्थ और ब्लॉक और मैं, हम तीनों सिस्टम है, मैं भी सिस्टम का पार्ट हूं। अब बताओगे जो फोर्स मैंने अप्लाई करी है दैट इज एक्सटर्नल और इंटरनल? जो फोर्स मैं हाथ से अप्लाई कर रहा हूं दैट इज नाउ एन एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स? यस, वेरी गुड। नाउ दिस इज आल्सो एन इंटरनल फोर्स। एक और इंटरनल फोर्स एक्ट करना शुरू कर देगी। तो वो फोर्सेस जो सिस्टम के पार्ट्स अप्लाई करते हैं वो इंटरनल है, वो फोर्सेस जो एजेंसीज अप्लाई करती हैं जो सिस्टम के बाहर की हैं वो एक्सटर्नल फोर्स। तो इंटरनल और एक्सटर्नल के लिए ना सबसे पहले पता होना चाहिए कि सिस्टम क्या है। इंटरनल और एक्सटर्नल सिस्टम के अकॉर्डिंग है, आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में आपका सिस्टम है क्या। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब समझिए पोटेंशियल एनर्जी पर आते हैं। तो देखिए, पोटेंशियल एनर्जी में पहली चीज आती है, ये इसलिए आता है क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन कर सकती है। कंजर्वेटिव फोर्स की वर्क डन की एबिलिटी की वजह से पोटेंशियल एनर्जी आता है।
it arise due to ability of doing work by conservative. कंजर्वेटिव फोर्स की वर्क डन करने की एबिलिटी की वजह से ये टर्म आती है विच इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। एक और तरह से आप इसे डिफाइन कर सकते हैं इन वन लाइन। अगर मैं आपसे पूछता काइनेटिक एनर्जी का कॉज क्या है, द कॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज मोशन। सिस्टम मूव कर सकता है, उस टेंडेंसी की वजह से काइनेटिक एनर्जी आती है। अगर मैं आपसे कहूं इन वन लाइन व्हाट इज द कॉज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इट्स कंजर्वेटिव फोर्स। अगर आपके सिस्टम में कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। इट अराइज ड्यू टू पोजीशन or configuration of system in conservative field. अगर एक बॉडी एक सिस्टम किसी कंजर्वेटिव फील्ड में या कंजर्वेटिव फोर्स में है तो उस कंजर्वेटिव फोर्स के इंटरेक्शन की वजह से उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। एग्जाम्पल देखिए, मैं दो मासेस ले लूं, एक मास m1 एक मास m2। आपको पता है ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कंजर्वेटिव फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, और इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। या मैं आपसे कहूं दो चार्जेस हैं, एक प्लस Q1 है एक माइनस Q2, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। आप जानते हैं दोनों अट्रैक्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से। इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव होती है तो एक पोटेंशियल एनर्जी आती है। तो ये जो मैं लिख रहा हूं इट अराइज ड्यू टू पोजीशन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम इन कंजर्वेटिव फील्ड और फोर्स, इसका मतलब यही है कि सिस्टम एक दूसरे के ऊपर, बॉडीज एक दूसरे के ऊपर कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्सर्ट करेंगे, तो वहां से पोटेंशियल एनर्जी आई। अब यहां से ये तो क्लियर हो जाता है दैट व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। बट प्रॉब्लम ये आती है कि पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कैसे करोगे। ये तो पता चल गया पोटेंशियल एनर्जी है क्या चीज, बट इसे कैलकुलेट कैसे करें। तो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए एक थ्योरम आती है जिसे कहते हैं वर्क पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम। एक थ्योरम है पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए जिसे कहते हैं वर्क पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम। वर्क पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम, दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो आप यहां पढ़ेंगे। वो कहता है एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, आप बॉडी को ए से बी लेकर जा रहे हैं, ए पर पोटेंशियल एनर्जीज यू ए, बी पर पोटेंशियल एनर्जीज यू बी। तो इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और भाई ये आपकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ये आपकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ए से बी तक जाने में जो चेंज है पोटेंशियल एनर्जी में विच इज यूबी माइनस यू ए, इसे आप दो तरह से कैलकुलेट करोगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। भाई एक चीज और याद रखिएगा कि फिजिक्स में जो चीज रेलेवेंट है फिजिकली, जिसकी इंपॉर्टेंस है, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी रिलेवेंट नहीं होती, हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी रिलेवेंट, यूबी माइनस यू ए, विच इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स। यहां से यहां तक ले जाने में, ए से बी तक ले जाने में इंटरनल फोर्स वो क्या वर्क डन कर रही है वहां से आ सकता है, या ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विच इज यूबी माइनस यू ए इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अब देखो इलेक्ट्रोस्टैट साथ साथ स्टार्ट करने का रीजन यही होगा, मैं इलेक्ट्रोस्टैट स्टार्ट करूंगा क्योंकि ये चीजें आपको इलेक्ट्रोस्टैट में दिखेंगी, डायरेक्ट आप मैप करोगे। इलेक्ट्रोस्टैट में आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन, तो पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल मींस चैप्टर नंबर 2 ऑफ एनसीईआरटी वर्क एनर्जी इन पावर के इस सेक्शन से बनता है। अगर ये सेक्शन क्लियर है तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल समझ में आ जाएगा। यहां मैं पोटेंशियल एनर्जी कह रहा हूं, इलेक्ट्रोस्टैट में पोटेंशियल कहूंगा। यहां फोर्स आप यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैट में आप इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करेंगे। ये सेक्शन आता है तो वो मैप हो जाएगा यहाँ।
और एंट्रेंसेस में ये मैपिंग बड़ी जरूरी है। अगर आप चीजों को मैप कर सकते हैं, एक ही कॉन्सेप्ट है, 3-4 जगह आ रहा है, अगर आप एक साथ वो 3-4 जगह पढ़ लेते हैं तो आपको याद रहेगा। वैसे 11th और 12th में पढ़ाया जाता है, वो चीज ड्रॉपर्स के लिए नहीं करनी चाहिए। एक साथ करो ना, जब आप एक काम कर रहे हो, वो 4 जगह आ रहा है सिलेबस में, तो 4 जगह एक साथ दिमाग में रहेगा, क्वेश्चन आएगा तो हैंडल करना आसान हो जाएगा। इसीलिए हम साथ साथ कराएंगे चीजें। चलिए खैर, ये आ गया आपका। अब इसके बाद ये आपको याद होना चाहिए कि आपने अगर वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स लिया तो नेगेटिव ऑफ दैट वर्क डन इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स लिया दैट इज चेंज इन पोटेंशियल। अब इसमें कुछ चीजें और रिलेवेंट है, याद रखिएगा कि पोटेंशियल एनर्जी इज प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। ये सिस्टम की प्रॉपर्टी है, एक बॉडी की नहीं। एक मास की पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, अर्थ मास सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी, अर्थ मास सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी। एक हमेशा जो पोटेंशियल एनर्जी आती है वो सिस्टम की प्रॉपर्टी, एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, दो चार्जेस के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी। ये इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, सिस्टम की पोटेंशियल प्रॉपर्टी। इसके अलावा तो चलिए और कुछ नहीं, सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि आपको ये वर्क पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम आया नहीं आया, ये मुझे करके दिखाइएगा। ए पॉइंट है, यहां पोटेंशियल एनर्जी है 10 जूल, और देखिए बी पॉइंट है, यहां की पोटेंशियल एनर्जी मुझे नहीं पता। अब मुझे ये पता है कि वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स in carrying body from A to B is let's say 5 जूल। ख्याल रखिएगा इंटरनल फोर्स का वर्क डन है। कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, सेकंड पोटेंशियल एनर्जी एट। चलिए भाई सॉल्व करिए और बताइए मुझे क्या रिजल्ट आ रहा है। चलिए चेक करते हैं। देखिए अगर ये क्वेश्चन आपको आता है ना, तो आप मैप कर पाएंगे वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी। आप अब आप 12 पास 11 भी पढ़ी, आप देख पाओगे कि कहां कहां आपने पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन के थ्रू डिराइव करी थी। इलेक्ट्रोस्टैट में, इलेक्ट्रोस्टैट के बाद मैग्नेटिज्म में, मैग्नेटिज्म के बाद फ्लूइड में, सॉलिड्स में, एसएचएम में, वेव्स में, जहां जहां करा है वहां यही काम करा है। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं किस किस का सही आ रहा है। तो देखिए वर्क डन में एक्सटर्नल फोर्स जो होगा ना, इट्स नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स विच इज माइनस ऑफ 5 जूल हो जाएगा। पहले का तो -5 आ गया, देखो ऑलमोस्ट सबका सही है। बी पर पोटेंशियल एनर्जी चाहिए मुझे, तो आप कोई भी एक यूज कर लो, आप ये यूज कर लो यार, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होता है बी पर पोटेंशियल एनर्जी माइनस ए पर पोटेंशियल एनर्जी, रख दो वैल्यू। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना है -5, बी पर पोटेंशियल एनर्जी पता नहीं, ए पर कितना है 10। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये यहां जाकर ऐड हो जाएगा, +5 जूल आ जाएगा। तो -5 और +5, ज्यादातर लोगों का यही आ रहा है, ऑलमोस्ट सभी का यही आ रहा है, शायद किसी एक ने भी गड़बड़, एक बच्चे ने गड़बड़ करी है। हाँ भी क्लियर है, ये रिलेशन क्लियर है पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन में। फिजिक्स में जहां जहां आपने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी है वहां वहां आपने सिर्फ यही काम करा है। आप वर्क डन कैलकुलेट करना जानते हैं, उस वर्क डन को आप पोटेंशियल एनर्जी से रिलेट करते हैं। चलिए ये इतना आया आपको, तो नेक्स्ट देखिएगा।
एक चीज और समझिए कि अक्सर आप सुनते होंगे कि पोटेंशियल एनर्जी की कैलकुलेशन में रेफरेंस पॉइंट रिलेवेंट नहीं है। ये कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरेंस पॉइंट समझिएगा। अच्छा, नहीं लिखा था, ओके ओके ओके। लिखिए 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 लिखिए, जब आप लिख लें तो मुझे बताइएगा। जरा सोचिए, देखिए आप सब लोग 11th पास हैं, अब तो 12th पास भी हैं, जो एक आध 12th का बच्चा भी बैठा हुआ है, हो गया यार 12th पास हो गया, एग्जाम ही तो डिले हुए हैं तुम्हारे, सब आता है तुम्हें। सोचने की कोशिश करो, तुमने कहीं सुना है पोटेंशियल एनर्जी में रेफरेंस पॉइंट, कि रेफरेंस पॉइंट शिफ्ट करने से क्या हो जाएगा, रेफरेंस पॉइंट क्या चीज है, रेलेवेंट है या नहीं है? जरा सोचो, दिमाग पर जोर डालो, शायद कुछ याद आए। भाई हर्षित, आप लिख चुके हैं? अच्छा, 1 मिनट और, लिखिए 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 आप। और ऐसे ही सोचा करिए, देखिए उस तरह से पढ़िए जैसे पेपर बनता है। जब पेपर बनाया जाता है ना, तो ऐसे नहीं चला जाता कि काइनेमेटिक्स से चलेंगे, फिर लॉ पर आएंगे, फिर वर्क एनर्जी इन पार में आएंगे, ऐसे नहीं होता। पेपर ऐसे बनता है, पोटेंशियल एनर्जी से क्वेश्चन बनना है। अब वो पोटेंशियल एनर्जी ढूंढता है वो पूरे 11th 12th के सिलेबस में कि कहाँ कहाँ है। क्वेश्चन सर्कुलर मोशन से ढूंढना है, बनना है, तो ढूंढता है पूरा 11th 12th मिला करके सर्कुलर मोशन कहाँ कहाँ है। अब ऐसे हम 11th 12th के बच्चे को नहीं पढ़ा सकते, लेकिन हाँ ड्रॉप आउट्स को पढ़ाने का यही तरीका होता है। वो सीक्वेंस एक एक लाइन से कर कर मजे नहीं आते। चलिए साहब, लिख लिया हर्षित ने भी, लिख लिया। चलिए हर्षित, इसे भी लिख लीजिए। और रिवाइज भी आप ऐसे ही क्या करिए, टॉपिक उठाइए, ढूंढ पढ़ा था। चलिए ये भी लिख लिया हर्षित ने। अच्छा, अब समझिएगा रेफरेंस पॉइंट का मतलब। मैं आपको 2 पॉइंट्स दे रहा था, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। मैंने कहा ए पर पोटेंशियल एनर्जी यू ए, बी पर पोटेंशियल एनर्जी यू बी। मैं कहता हूं ए इनिशियल पॉइंट है, ए की रेफरेंस में आप ले रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। जो इनिशियल पॉइंट है ना, बेसिकली वही तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट है यार। तो जब मैं लिखता हूं ना डेल्टा यू इज यू बी माइनस यू बी, यू बी माइनस यू ए, तो इसे ऐसे लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी एट बी with respect to A, at B with respect to A। B पर पोटेंशियल एनर्जी A की रिस्पेक्ट में, तो ये A रेफरेंस पॉइंट है। अब मानो B पर पोटेंशियल एनर्जी थी 50 जूल, A पर पोटेंशियल एनर्जी थी 30 जूल, तो चेंज कितना आया? चेंज आया 50 में से 30 गए और क्या बच गया? 20 जूल। 20 जूल का चेंज है ना। लेकिन मैं तुमसे कहूं भाई मैं रेफरेंस पॉइंट शिफ्ट कर रहा हूं, चलो रेफरेंस पॉइंट शिफ्ट करते हैं, रेफरेंस पॉइंट शिफ्ट करते हैं किसी और जगह, मैं कहीं और ले गया, ए प्राइम पर ले गया, तो रेफरेंस पॉइंट शिफ्ट करने की वजह से मान लो यहां चेंज आया 5 का, तो यहां भी चेंज आएगा, क्योंकि बी पर पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पॉइंट से चेंज हो जाएगी। यहां भी 5 का चेंज आया, यहां भी 5 का चेंज आया, यहां हो गई 35, यहां हो गई 55, पोटेंशियल एनर्जी तो चेंज हो गई, लेकिन क्या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ? नहीं हुआ, सेम रहा। और रिलेवेंट हमारे लिए ना, फिजिकली जो चीज रिलेवेंट है, दैट्स नॉट पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हर जगह आप यही पढ़ते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब वो रेफरेंस पॉइंट चेंज करता चला जाता है, कभी कहता है रेफरेंस पॉइंट फाइनाइट डिस्टेंस पर है, कभी कहता है रेफरेंस पॉइंट इंफिनिटी पर है। चेंज पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट, ये चेंज इंपॉर्टेंट है, ये ख्याल रखिएगा। अब अगर वो आपसे कहता है कि मुझे पोटेंशियल एनर्जी बता दो, पोटेंशियल एनर्जी, चलो पोटेंशियल नहीं, नहीं ऐसे उस फॉर्म में करते हैं ना जिस फॉर्म में न्यूमेरिकल आएगा तुम्हारे पास। मैं तुमको ऐसे देता हूं कि इसको लिख लो कहीं, अगर चाहो तो लिख लो, हालांकि इन डिस्कशंस को अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो ज्यादा बेटर होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन चाहिए।
रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो ये दो तरह के रिलेशंस होते हैं, दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं। एक आता है फोर्स देगा और पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा, दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी देगा और फोर्स पूछेगा। तो ये दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, दो तरह के रिलेशंस, यही डिवाइड कर लेते हैं। एक आता है पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस विच इज U2 माइनस U1 इज माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ R1 से लेकर R2 तक F डॉट दिया, फोर्स दिया था, इंटीग्रेट कर दिया, उसने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दे दिया। सेम कहानी इलेक्ट्रोस्टैट में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ होती है। वहां लिखते हैं डिफ्लेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज माइनस ऑफ E डॉट दिया। अब यहां पर ये तो क्या था, फोर्स देगा और पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा। इसको ऐसे लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ फोर्स, इन टर्म्स ऑफ फोर्स। फोर्स देगा और पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा। दूसरा फोर्स इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, फोर्स इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मींस पोटेंशियल एनर्जी देगा और फोर्स पूछेगा, इट्स माइनस ऑफ du ओवर dr। जहां से हमने कंजर्वेटिव फोर्स का डिस्कशन बेसिकली शुरू किया था। अब यहां एक चीज और याद रखिएगा, इफ u इज अ फंक्शन ऑफ x y एंड z, x भी आ रहा है, y भी आ रहा है, z भी आ रहा है, सबका फंक्शन है, x भी है, y भी है, z भी है, सबका फंक्शन है u। तो आप ऐसे लिखोगे कि जो fx है ना, दैट्स माइनस ऑफ डेल्टा u ओवर डेल्टा x। fy है ना, दैट्स माइनस ऑफ डेल्टा u ओवर डेल्टा y। fz है ना, माइनस ऑफ डेल्टा u ओवर डेल्टा z। दिस इज पार्शियल डेरिवेटिव। ये जो डेल्टा मैं लिख रहा हूं ये पार्शियल डेरिवेटिव है। अब पार्शियली कैसे डिफरेंशिएट करते हैं अभी सीख लेंगे। फिर से मैं तुम्हें थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैट याद दिला दूं। अच्छा किसी को याद है इलेक्ट्रोस्टैट में ये सारे रिलेशंस तुमने कहां पढ़े? इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा है सबने? अब एक दो बच्चे हैं जो अभी 12th नहीं करी उन्होंने, बाकी तो सारे के सब कर चुके हैं। कहां किया इलेक्ट्रोस्टैट में? सेम कहानी इलेक्ट्रोस्टैट में तुम्हें कराई थी कुछ वक्त पहले। ये मैंने जिस मेरे साथ नहीं था उसने करी होगी। हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में सेम कहानी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, सेम कहानी रिपीट होती है। तो जब ये आता है तो वो भी आता है, कोई परेशानी नहीं है, सेम तरह की कैलकुलेशन, एक ही तरह के न्यूमेरिकल्स। लिख लो इसे, क्वेश्चंस पर आते हैं। सो अभी जो डिस्कशन है ना, ये डिस्कशन हर तरह की पोटेंशियल एनर्जी के लिए, मैं रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा कि ग्रेविटेशन है, इलेक्ट्रोस्टैट है, स्प्रिंग है, क्या है, कैसी भी हो पोटेंशियल एनर्जी, उसको आप यहां से कैलकुलेट कर ले। बेसिकली यहां सीखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इन जनरल आती कैसे। ये आ गया तो फिर तुम सब करते चले जाओगे, चाहे इलेक्ट्रोस्टैट हो चाहे मैग्नेटिज्म हो। चलो एक चीज और सुन लो। अच्छा ये तो U2 माइनस U1 था, अगर मैं तुमसे कहूं मुझे 2 पर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करके दिखाओ, मैं कहता हूं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मुझे पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करके दिखाइए। पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर मुझे बताइए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो एक पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए आप ऐसे करते हैं, रेफरेंस पॉइंट को इंफिनिटी पर ले जाते हैं, बस इंफिनिटी से लेकर r तक इस f डॉट डी आर को इंटीग्रेट कर दी। और यूजुअली u इंफिनिटी 0 होता है, हमेशा नहीं। हो सकता है मैं तुम्हें भी क्वेश्चन दूं, मैं कहूं u इंफिनिटी की कुछ वैल्यू है, यूजुअली u इंफिनिटी 0 होता है, लेकिन नहीं भी हो सकता। मैं तुम्हारे साथ कर सकता हूं गड़बड़ की u इंफिनिटी की वैल्यू दे दूं। इतना लिखो, फिर देखते हैं क्या आता है। इतना लिख डालो, इतना लिख डालिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिख लो तो बताओ, फिर एक न्यूमेरिकल तुम सॉल्व करोगे।
चलो जी, लिख लिया। अब इसे सॉल्व कर, इतनी देर से मैं ही बोले चला जा रहा हूं, जरा देखिए आपने कुछ सुना, कुछ समझा, सिर्फ मैं बोलता ही रह गया। A conservative force is given by F equal to K by R स्क्वायर। बड़े काम की फोर्स होती है ये। अगर ये फोर्स है तो आंख बंद करके लिख दो कि कंजर्वेटिव है। K बाय आर स्क्वायर, 1/r² फोर्सेस कंजर्वेटिव होती हैं। दो एग्जाम्पल हैं, ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। डिटरमाइन potential energy function you are assuming zero potential energy at r equal to r naught. Also determine potential energy at r equal to infinity. r equal to infinity पर पोटेंशियल एनर्जी बता दो मुझे कितनी होगी। चलो भाई सॉल्व करो और बताओ मुझे क्या रहा है। बहुत देर से मैं ही बोल रहा था, अब आप करके दिखाइए। कुछ कुछ आया समझ में तो लिख कर दिखाइए, करके दिखाइए। मेघना, आपका आंसर गलत आ रहा है। फर्स्ट पार्ट का आंसर गलत है। पढ़िए क्वेश्चन। रेफरेंस पॉइंट ऐसे ही नहीं मैं डिस्कस कर रहा था। रेफरेंस पॉइंट डिस्कस करने का रीजन था। कैस्पल गलत है यार, क्या कर रहा है। क्वेश्चन नहीं पढ़ा तुमने, बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा कैस्पल। ए पार्ट आखिरी तक एक बार रीडिंग लगाओ, जोर जोर से रीडिंग लगाओ, फिर सॉल्व करो। तुम्हारा कैस्पल आंसर सिर्फ इसलिए गलत है क्योंकि तुमने ए पार्ट को आखिर तक पढ़ा ही नहीं। और अगर तुम गलती से जेई क्रैक नहीं कर पाया तो तुम सिर्फ इसलिए नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम जल्दबाजी में चीजों को पढ़ते नहीं। और कोई दूसरा होगा जो तुमसे ज्यादा उसकी नॉलेज नहीं होगी लेकिन क्वेश्चन पढ़ता होगा और तुमसे ढंग की रैंक ले आएगा। देखो अलमास सही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। अलमास में इंप्रूवमेंट बहुत है। मदिया गड़बड़, क्वेश्चन आपने भी नहीं पढ़ा, आपने ये पार्ट पढ़ा ही नहीं पूरा। जो पुराना ज्ञान था वो ज्ञान उतार दिया आपने। करो जी करो, दिमाग लगाओ। जब मैं कह रहा हूं गलत तो दोबारा सोचो, ऐसी कहानी आगे बढ़ेगी। मुझे तो जितना बताना था मैंने बता दिया सब। फौजिया, नबीला, करो बच्चे, ट्राई करो। आजम, ये टॉपिक आ गया तो समझो सिलेबस में जितनी पोटेंशियल एनर्जी है ना सब आ गई तुम्हें। तो तुम्हें एक एक बार पेज पलट के देखना है। देखो जैनब का पहला सही आ रहा है, दूसरा भी सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। नबीला गड़बड़ है। अलमास बिल्कुल सही आ रहा है। वेरी गुड जैनब, सही आ रहा है आपका आंसर। हर्षद आपका गलत है।
1-2 मिनट और करो, फिर मैं करूंगा। करो करो करो, जिनका गलत था वो फिर ट्राई करो, फिर आंसर लिखो, करते करते सही पर पहुंचो। कई लोगों का फर्स्ट पार्ट सिर्फ इसलिए गलत है क्योंकि वो फर्स्ट पार्ट पढ़ ही नहीं रहे आखिर तक, ध्यान ही नहीं दे रहे कि क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, बस जो अपने दिमाग में आ रहा है इन्फिनिटी से यार उसे इंटीग्रेट कर कर फेंक दिया, देख ही नहीं रहे कि क्या क्या रहा है क्वेश्चन। कैस्पल का अब सही है बिल्कुल, अब पढ़ा इसने। देखो कंपटीशन में ना गलतियां करवाता है, बोर्ड्स और कंपटीशन में यही फर्क है। बोर्ड्स में, एग्जाम में, स्कूल एग्जाम्स में कोशिश होती है आपको पास करानी, आप पास कर जाए, स्कोर करना है, क्योंकि कोई लिमिट नहीं है ना यार, हर बच्चा 90% भी ले आएगा तो किसी पर क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं। एंट्रेंसेस में सीट का मसला है, वहां कोशिश होती है कि आप क्रैक ही ना कर पाए, तो आपसे क्रैक ना करवाने के लिए वो सारे मॉडिफिकेशंस करता है न्यूमेरिकल में। फंडामेंटल डिफरेंस है एंट्रेंस और स्कूल एग्जाम्स में। बोर्ड स्कूल एग्जाम्स में यही होती है टेंडेंसी पेपर बनाने वाले की कि आप पास हो जाए, एंट्रेंस में उसकी टेंडेंसी होती है कि आप पास ना हो, आप क्रैक ना कर पाए वो एग्जाम। एनीवेज देखिए, खैर तो देखिए ए पार्ट माइनस के बाय नहीं के बाय आर आंसर बिल्कुल सही होता अगर ये ना लिखा होता। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी एट आर माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट आर नॉट। मदिया आप सही आ रहा है, अमन थोड़ा सा गड़बड़ है, विच इज माइनस इंटीग्रल ऑफ आर नॉट से लेकर आर चला गया, इट्स एफ डॉट डी आर। तो पोटेंशियल एनर्जी एट आर माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट आर नॉट इज माइनस ऑफ आर नॉट से लेकर आर तक के बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर। सो पोटेंशियल एनर्जी एट आर माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट आर नॉट। हर्षित तुम गेस वर्क खेलते हो ना, ये बहुत गलत है, माइनस आएगा ना, माइनस था ऑलरेडी, तो माइनस के अलग हो गया, 1/r का इंटीग्रल इज -1/r, लिमिट इज r नॉट टू r। पोटेंशियल एनर्जी एट r माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट r नॉट, इट्स k 1/r माइनस 1/r नॉट। कह रहा है कहां जीरो है, r इक्वल टू r नॉट पर, मींस ये जीरो है। तो पोटेंशियल एनर्जी एट r कितना आ गया, k 1/r माइनस 1/r नॉट। इन्फिनिटी का तो कहा ही नहीं भाई उसने, आर नॉट पर जीरो दे दिया, रेफरेंस पॉइंट चेंज कर दिया उसने। हाँ अमन अब सही था ये। अब वो कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी बता दो इन्फिनिटी पर। भाई एक बार आ गया ना पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन, तब तो कुछ करा लो, आ गया ना पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन, अब तो कुछ करा लो, आर की जगह इन्फिनिटी रख दो। तो पोटेंशियल एनर्जी एट अ पोजीशन आर, इट्स के 1/इंफिनिटी माइनस 1/r नॉट। तो ये आ गया -k/r, ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई विच इज माइनस ऑफ k/r नॉट है। चलिए इसे लिख लीजिए, आज इसे यहीं छोड़ेंगे, कल फिर कंटिन्यू करेंगे टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। आज तो जनरल था पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स का, नेक्स्ट क्लास में कुछ टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम डिस्कस करने, फिर हम देखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे आती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। चलिए भाई आज इसे यहीं छोड़ते हैं, लिख लीजिए।